वेलकम स्टूडेंट्स इन कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम लेके आए हैं क्लास 12th की चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का वीडियो नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे कुलाम्स लॉ के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में कुलाम लॉ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम देखते हैं। जैसा कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था ग्रेविटेशन लॉ के बारे में। ग्रेविटेशन लॉ में हमने पढ़ा था कि दो जो मासेस होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस, अगर दो मास को किसी डिस्टेंस पे रखा जाए तो जो उनके बीच में फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेम ऐसा ही हमारे चार्जेस के साथ होता है। तो चलिए देखते हैं चार्जेस में ऐसा क्या होता है और इस लॉ को हम क्या कहते हैं, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है हमें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ two point charges separated by some distance, दो पॉइंट चार्जेस को जो हम सम डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखते हैं, इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर वो सेम चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, अपोजिट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, यानी कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाएंगे ही। तो ये जो इंटरेक्शन होता है उनके बीच में विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो उस फोर्स का, या जितने फोर्स से वो इंटरेक्शन होता है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी कि F, वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, यानी ये दो पॉइंट चार्जेस हैं। अब ये दो पॉइंट चार्जेस क्योंकि मैंने पॉजिटिव ले रखे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये आर सेपरेशन पे रखे हुए हैं, तो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। और फोर्स कैसा लगेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में, यानी कि ये Q2 जो है वो Q1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और Q1 जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। यानी फोर्स एक दूसरे पर लग रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है इस पे, अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, डायरेक्शन की बात हम वेक्टर फॉर्म में करेंगे, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स इस पर लग रहा है, ये फोर्स जो Q2 Q1 पे लगा रहा है, या Q1 जो है वो Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है, ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, या इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये फोर्स इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लें तो हम क्या बोल सकते हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ओके, क्लियर हो रहा है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, अगर दो पॉइंट चार्जेस रखे हों तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन से जो फोर्स जनरेट होता है वो फोर्स इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन गया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो हमें पता है हम कोई कांस्टेंट लेके आते हैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो K है, K कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस K की वैल्यू होती है 1/4πε, 1/4πε। तो इस तरह से फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, F इज इक्वल्स टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, जहाँ पर 1/4πε कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसमें से एप्सिलॉन जो है, ये जो एप्सिलॉन, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है आपका, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम सेपरेटिंग पॉइंट चार्जेस। यानी जो पॉइंट चार्ज को सेपरेट करने के लिए जो मीडियम है, ये दो पॉइंट चार्जेस हैं तो ये किसी मीडियम में रखे गए हैं, तो ये जो पॉइंट चार्ज सेपरेट करने के लिए जो इनके बीच का डिस्टेंस है, यहाँ पर जो हमारा मीडियम है जो इन दोनों चार्जेस को सेपरेट कर रहा है, वो जो बीच का मीडियम है, चार्जेस के बीच का मीडियम है, उसकी परमिटिविटी कहलाती है एप्सिलॉन। ठीक है, अब ये जो इंटरेक्शन होता है पॉइंट चार्ज का, वो वैक्यूम में मैक्सिमम होता है और किसी और मीडियम में लेस होता है। क्यों, क्योंकि अब आप देखिए दो चार्जेस हैं, अब दोनों चार्जेस के बीच में अगर, यानी ये जो दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच में अगर कोई भी मीडियम नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम है, तो ये चार्जेस क्या होंगे, इनके बीच में अट्रैक्शन, अगर रिपल्शन होना होगा तो रिपल्शन, अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। बट वहीं पर अगर इनके बीच में कोई मीडियम है तो ये जो हमारा इंटरेक्शन है वो
स्लो होगा। तो इंटरेक्शन किस पे डिपेंड करता है, इनके बीच के मीडियम पे डिपेंड करता है, यानी कि एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। एप्सिलॉन की वैल्यू जैसी होगी ये उस पर डिपेंड करेगा। तो चलिए देख लेते हैं परमिटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है। परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है, कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, हाउ एंड टू वॉट एक्सटेंट डज द मीडियम अलाउ द पॉइंट चार्ज टू इंटरेक्ट। परमिटिविटी हमें बोलती है कि जो हमारा मीडियम है वो किस हद तक, वॉट एक्सटेंट, किस हद तक और कैसे उस मीडियम को अलाउ करती है कि पॉइंट चार्ज जो है वो इंटरेक्ट कर सके। यानी परमिटिविटी हमें बताती है कि कितना ज़्यादा किस लेवल तक हमारा जो है पॉइंट चार्ज इंटरेक्ट कर सकता है, यानी इंटरेक्शन लिमिट क्या है। अगर वो परमिटिविटी वैक्यूम की होगी तो क्या हो जाएगा कि पॉइंट चार्ज इंटरेक्शन जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, और अगर उसी में कोई और मीडियम होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसकी जो परमिटिविटी है वो स्लो हो जाएगी, यानी कि इंटरेक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। चलिए पॉइंट चार्ज पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं परमिटिविटी हमने पढ़ा तो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम हमने देखा ना। परमिटिविटी, तो परमिटिविटी क्या होती है, सिंपली एक प्रॉपर्टी होती है जो बताती है हमें कि हमारे पॉइंट चार्ज जो है वो किस एक्सटेंट तक हमारा जो है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी उस मीडियम की परमिटिविटी जो हमें बताता है कि पॉइंट चार्ज किस मीडियम तक इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस एक्सटेंट तक इंटरेक्ट कर रहे हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज डिफाइंड। अब देखिए रिलेटिव नाम से समझ में आ, रिलेटिव यानी कि परमिटिविटी किसी भी मीडियम की जो है उसको किससे रिलेट कर दें हम, वैक्यूम से, यानी वैक्यूम के रेस्पेक्ट में हमारी दूसरी जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी कितनी है। तो रेस्पेक्ट में जब भी बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको जिसके भी रेस्पेक्ट में बात करें उससे डिवाइड कर देंगे। तो अगर हमें जो रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करें, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम को हम कंपेयर कर दे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से। यानी जो भी परमिटिविटी हमारे मीडियम की, जैसे फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन जो है वो हमारी परमिटिविटी है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की या लिक्विड मीडियम की, गैसियस मीडियम की, कोई एक मीडियम है और उसको हमने क्या कर दिया एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन जीरो, वैक्यूम जीरो यानी कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है तो हमने वैक्यूम बोला, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन जीरो। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है, यानी एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन जीरो रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। यानी गिवन इलेक्ट्रिक मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम की परमिटिविटी, इनका रेशियो जो होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। और इसको पूरा साथ में हम के से भी डिनोट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको कहते हैं। अब फॉर वैक्यूम परमिटिविटी हमारी किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन जीरो से। तो हम लोग वैक्यूम के लिए ही लेंगे, हम लोग जो जनरल केस लेंगे, जो हम लोग यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग वैक्यूम की परमिटिविटी लेके चलें, क्योंकि वैक्यूम में ही सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो पॉइंट चार्जेस का बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो वैक्यूम में हो रहा है, और उस वैक्यूम के लिए हम लोग एप्सिलॉन को किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन जीरो से। तो इस तरह से 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो गया, और इस पूरे 1/4 एप्सिलॉन, अकेले एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 सी स्क्वायर, यानी कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये सिर्फ अकेले एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है। एप्सिलॉन जीरो है क्या, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वहीं अगर हम टोटली पूरी अगर हम के की वैल्यू निकालें 1/4 एप्सिलॉन जीरो, तो ये क्या होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से अगर हमारा जो कूलम्स लॉ है वो क्या होगा, तो कूलम्स लॉ हमारा था 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ एप्सिलॉन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी था। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम था, हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम की ना लेके परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मीडियम लेते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहाँ पर यानी हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा F इज इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारा कूलम्स लॉ, ठीक है। और ये कब होगा, जब Q1 चार्ज इधर है और Q2 चार्ज इधर है, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो R है, और इनके बीच में आपका वैक्यूम है, इनके बीच में क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 1/4 एप्सिलॉन जीरो है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। और अकेले एप्सिलॉन की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12
कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ, जो कि हमारा क्या था, कूलम्स लॉ, जिसमें हम फोर्स के मैग्नीट्यूड को बता रहे थे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जहाँ पर हम इसकी डायरेक्शन को भी डिनोट करेंगे। चलिए उससे पहले हम देख लेते हैं, एक डेफिनेशन हमने छोड़ी है यहाँ पर पॉइंट चार्जेस की, तो देख लेते हैं पॉइंट चार्ज क्या होते हैं। अगर हमारा पॉइंट चार्ज नाम से समझ में आ रहा है कि अगर चार्ज बॉडी का साइज बहुत छोटा हो एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उनके बीच की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अब फॉर एग्जाम्पल एक चार्ज यहाँ रखा है, एक चार्ज यहाँ रखा है, और इस चार्ज जो है इनके बीच की डिस्टेंस अगर 1 मीटर है और ये जो चार्ज है बहुत छोटा है, इस डिस्टेंस के कंपेरिजन में चार्ज बहुत छोटा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है चार्ज वो पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये नहीं है कि वो चार्ज छोटा सा ही हो, वो चार्ज अगर इतनी बड़ी बॉल भी हो लेकिन अगर वो दूर रखी हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स जो होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, वो एक्चुअल में उतने बड़े नहीं होते, बट हमसे वो डिस्टेंस में ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं कि वो पॉइंट चार्ज है, या स्टार्स जो है बहुत छोटे हैं हमसे। तो वो इसलिए छोटे दिखते हैं हमें क्योंकि उसकी डिस्टेंस ज़्यादा है। तो वही यहाँ पर भी रूल लागू होता है कि द साइज ऑफ चार्ज बॉडी आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, वी ट्रीट देम एज अ पॉइंट चार्ज। तो हम उसको एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट करते हैं। अभी हम पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, फिर देन हम उसके बाद कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जो भी चीज़ें लेंगे वो पॉइंट चार्जेस के कॉन्सेप्ट में लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ हमें क्या देता है, आपने देखा कूलम्स लॉ हमें फोर्स के बारे में बताता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। कूलम्स लॉ हमें बताता है कि फोर्स की वैल्यू कितनी है, पर हमें पता है कि फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमें पता है कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या हम अगर केवल एफ की वैल्यू बता देंगे तो काम चल जाएगा? नहीं, एफ के साथ साथ हमें ये भी बताना है कि उसकी डायरेक्शन किधर है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है या इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये भी हमें बताना है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत है, तो इसलिए हम कूलम्स लॉ किसमें लेंगे, अब वेक्टर फॉर्म में लेंगे। तो चलिए वेक्टर फॉर्म में देखते हैं कैसे करेंगे। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट अस टेक Q1 चार्ज, ठीक है, एंड टेक Q2 चार्ज। ठीक, हमने दो चार्जेस ले लिए Q1 एंड Q2 चार्ज। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस हमारी R है, जिसको हम लोग ले लेते हैं कि हमने लिया डिस्टेंस R है। अब हमें पता है कि डिस्टेंस वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर से अगर हम डिनोट करते डिस्टेंस वेक्टर निकल आएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर एफ का मतलब है कि हम क्या करें, एफ की वैल्यू तो लिखे ही, साथ में उसके यूनिट वेक्टर लिख दें। अगर एफ के साथ एन कैप लिख देंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, एफ हमें मैग्नीट्यूड को शो करेगा और एन कैप जो है वो हमें डायरेक्शन को शो करेगा। तो वही एन कैप, यहाँ पर एन कैप ना लेकर हम लोग इनके बीच की डिस्टेंस आर है तो आर कैप लेंगे। अब क्योंकि अगर हमारे Q1 से Q2 की बीच में, यानी Q1 टू Q2 की बात करें तो R कितना हो जाएगा, R12 कैप। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 1 से 2, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R12 कैप। यानी अगर हम बात करें Q1 टू Q2, यानी हम कहें कि अगर हमारा पॉइंटिंग जो वेक्टर है R12 इज यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 टू Q2, तब क्या होगा, देन एज पर डायग्राम हमारा क्या हो जाएगा, R12 हो गया ये, प्लस हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये तो Q1 से Q2 के बीच की डिस्टेंस R12 कैप हो गई। अब Q1 और Q2 दोनों प्लस चार्ज हैं तो Q1 क्या करेगा, Q2 को रिपेल करेगा। तो Q1 के कारण जो Q2 पे फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ये F हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको ये ध्यान रखना है, Q1 के कारण Q2 पर फोर्स लग रहा है, 1 के कारण फोर्स 2 पर लग रहा है, तो फोर्स का नाम क्या होगा, 2-1, अपोजिट होता है। यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्या बोलेंगे हम F21 को, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F21 का मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1।
ठीक है। तो फोर्स ऑन 2 यानी इस Q2 चार्ज पर फोर्स लग रहा है 1 के कारण, तो ये हो जाएगा F21। ठीक है। R12 देखिए जस्ट अपोजिट होगा। R12 तो हम डायरेक्टली कर रहे हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, चाहे इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए बट आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर रखो, क्योंकि जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप आगे के जो पूरा ये चैप्टर है वो नहीं कर पाओगे। तो आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि Q1 और Q2 के बीच में जो वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, और हम ये बात कर रहे हैं कि पॉइंट चार्ज फ्रॉम Q1 टू Q2। अगर हम Q1 टू Q2 का केस लेते हैं, Q1 टू Q2 का केस लेते हैं, तो हम सेपरेशन क्या लिखेंगे, R12 कैप, यानी डायरेक्शन तो यही है R12 कैप, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी R12 कैप। बट अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो Q2 के ऊपर Q1 के कारण जो चार्ज लग रहा है, इस Q2 के ऊपर Q1 के कारण जो चार्ज लग रहा है, तो वो क्या होगा 2 के ऊपर 1 के कारण चार्ज लग रहा है, यानी 2 1। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे 2 पर 1 के कारण चार्ज लग रहा है, यानी F21 का मतलब क्या होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर हो गया। सेम ऐसे ही देखिए क्या होगा अगर हम बात करें Q2 से Q1 डायरेक्शन की। मैं एक दूसरा डायग्राम बना देती हूँ, बाकी तो हमें बताना तो उसी में है, लेकिन फिर भी मैं एक बार अलग से आपको दिखा देती हूँ। अब ये हो गया, अगर हमारा ये डायरेक्शन तो हमने क्या लिया Q1 से Q2, तो हमने डिस्टेंस क्या लिया R12 कैप, और फोर्स क्या लिया 2 पर 1 के कारण, 2 पर 1 के कारण लग रहा है, इसलिए F21। ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम Q2 से Q1 की बात करें, क्योंकि जैसे Q1 Q2 पर एक फोर्स लगा रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो Q2 भी तो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी इसको रिपेल करेगा, तो Q2 भी Q1 के ऊपर एक चार्ज लगाएगा, तो Q2 Q1 के ऊपर कैसे चार्ज लगाएगा, तो इस तरह चार्ज लगाएगा, यानी फोर्स लगाएगा, सॉरी Q2 Q1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। तो ये डायरेक्शन क्या होगी R21, क्योंकि इधर से इधर क्यों लग रहा है, तो R21 कैप। बट जो ये फोर्स लगेगा, ये जो Q2 इस पे फोर्स लगा रहा है, वो क्या होगा Q2 फोर्स लगा रहा है किसके ऊपर, Q1 के ऊपर। तो फोर्स किस पर लग रहा है, Q1 पर, 1 पर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स 1 पर लग रहा है, किसके कारण लग रहा है 2 के कारण लग रहा है। तो फोर्स का यहाँ पर क्या होगा F12, यानी F12 क्या हो गया यहाँ पर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है। यानी जिसके ऊपर फोर्स लगेगा वो पहले लिखेंगे, और जिसके कारण लगेगा उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है। एक तरह से आप ये भी ध्यान रखना इसका जस्ट उल्टा होता है, और दूसरा आप ये भी ध्यान रखना कहीं भी अगर आपको R21 F21 दिया हुआ है, तो F21 का मतलब 2 पर फोर्स लग रहा है 1 के कारण, यानी जो पहले लिखा हुआ है उसका मतलब उसी पर फोर्स लग रहा है। तो 2 पर फोर्स लग रहा है 1 के कारण, तो F21, 1 पर फोर्स लग रहा है 2 के कारण, तो F12। इतना क्लियर हो गया। यानी क्या करना है Q1 अगर Q2 के ऊपर, Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, तो फोर्स क्या लग रहा है 2 पर लग रहा है, किसके कारण 1 पर, तो F21, और इनके बीच की डायरेक्शन क्या हो गई R12 कैप। फिर सेम, क्योंकि यहीं पर हमें बताना था ये कि Q2 भी इसके ऊपर एक चार्ज लगाएगा, Q2 Q1 के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, तो ये फोर्स कैसा है, क्योंकि Q2 Q1 पे लगा रहा है, तो लग किस पे रहा है 1 पर, तो 1 पहले लिखेंगे, और किसके कारण लग रहा है 2 पर। देखिए जिस पर लग रहा है उसे हम पहले लिखेंगे ना, फिर उसके पीछे यानी उसकी सक्सेस के पीछे जिसका हाथ है, यानी वो सक्सेसफुल हो गया तो 1 हो गया, उसके पीछे किसका हाथ था 2 का, तो ये रिपेल हो गया, तो क्या रिपेल हुआ 1 वाला रिपेल हुआ, 1 वाला जो चार्ज है वो रिपेल हुआ, तो 1 पहले लिखे, किसके कारण रिपेल हुआ, तो 2 के कारण रिपेल हुआ, तो 2 हमने बाद में लिखा। ऐसे ही यहाँ पर Q1 से Q2 में Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दो चार्जेस हैं। ठीक है। ये दोनों चार्जेस रखे हुए हैं। अब ये क्या होंगे, ये चार्जेस अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये क्या करेगा, ये अगर हमारा Q1 है तो इस Q2 को ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल कर देगा, तो इस Q2 को ये रिपेल कर देगा, तो 2 को रिपेल कर रहा है, नहीं पहले 2 लिखा, किसके कारण रिपेल हो रहा है 1 के कारण, तो 1, तो 2 1। ठीक है। अब सेम ऐसे ही ये क्योंकि इसको रिपेल कर रहा है, तो ये भी तो इसको रिपेल करेगा, तो ये Q1 को इधर रिपेल कर देगा, यानी अभी दोनों इधर थे, इसने इसको रिपेल किया, F21 फोर्स लगाया, और इसने क्या किया इसको रिपेल किया, तो F12 लगा दिया। तो क्लियर हो रहा है, फोर्सेस क्लियर हो रहे हैं ना, नाम क्लियर हो रहा है, तो जिस पे लगेगा वो पहले लिखेंगे, जिसके कारण लगेगा उसको बाद में। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब इस तरह से हमें वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, यानी कि अगर हम उसका मैग्नीट्यूड लिख दें और उसके साथ में एन कैप लिख दें, तो जब हमारा Q1 से Q2 लग रहा है, ठीक, व्हेन फोर्स
ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, जब हमारा फोर्स Q2 पे लग रहा है, यानी ये पहला केस हो गया, और किसके कारण लग रहा है, Q1 के कारण लग रहा है, तो इस समय हमारी क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, इस समय डिस्टेंस R12 कैप है। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स तो हमारा F21 है, तो F21 वेक्टर, देखिए F वेक्टर है ना, F वेक्टर लिख लिया, F21 वेक्टर। फिर उसके बाद हमें F की वैल्यू चाहिए, F21 की वैल्यू चाहिए, और N कैप की जगह हम क्या लिखेंगे, R12 कैप। ठीक है, अब F21 कैप ये हो गया। F21 की वैल्यू क्या है, 2 से 1 पर लगे चाहे 1 से 2 पर लगे, फोर्स का फॉर्मूला तो सेम ही है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। तो हम क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और साथ में यहाँ पे क्या हो जाए, R12 कैप। तो इस तरह से ये फोर्स हमारा क्या हो गया, ये फोर्स तब का हो गया व्हेन फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, यानी पहले वाले केस में हमारा क्या हो जाएगा, F21 इज इक्वल्स टू F21 इंटू R12। ये F21 है मैग्नीट्यूड, और ये हो गई डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स और इंटू में डायरेक्शन होता है, ये रख दिया। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में कूलाम जो है, कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में ये हो गया। हम देन सेकेंड केस में क्या करते हैं, सेकेंड केस में व्हेन, अब क्योंकि हमारा फोर्स जो है Q2 पे लग रहा है, तो व्हेन फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ये भी तो होगा, यानी इस Q1 पर ये Q2 भी तो फोर्स लगाएगा। अब इस Q1 पर Q2 जो फोर्स लगा रहा है वो किस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये लगा रहा है R21 डायरेक्शन में, यानी कहाँ लगा रहा है, R21 कैप डायरेक्शन में। ठीक है, और फोर्स का नाम क्या है, क्योंकि Q1 पे लग रहा है इसलिए F1, और किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण, तो F12। ठीक है, अब इसकी वैल्यू F12 और R21 कैप, F12 की वैल्यू भी वही होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² R21 कैप। तो ये हो गया आपका, ठीक है। फिर तो ये हो गया हमारा F12 इज इक्वल्स टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन में R² R21 कैप। तो इस तरह से ये कूलाम लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया, जिसमें हमने देखा कि हमारा दो तरह से कूलाम फ्लो लगेगा। हमारा F इज इक्वल्स टू, क्योंकि F इंटू एन कैप हो गया, F मैग्नीट्यूड हो गया, एन कैप डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब क्योंकि Q1 भी Q2 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, तो 2 पर फोर्स लग रहा है 1 के कारण, इसलिए F21 फोर्स होगा, जो कि हमारा क्या हुआ, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R² R12, यानी 1 से 2 लग रहा है, 2 के ऊपर लग रहा है इसलिए 2 1 हो गया। और इसी तरह से ये, ठीक है। तो जब भी हमारे पास दो चार्जेस होंगे तो उन पर दो फोर्स काम करेंगे, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी, यानी 1 से 2 की ओर जो काम करेगा तो F21, और 2 से 1 की ओर काम करेगा तो F12। ओके, तो ये हो गया आपका हाँ, तो इस तरह हो गया आपका जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म फर्स्ट हो गया, और सेकेंड, यानी कि दो फोर्सेस आपके F21 और F12 हो गए। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्योंकि देखिए R12 डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और R21 इस डायरेक्शन में है, तो हमें पता है कि डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाती है, यानी R12 डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, R21 के माइनस ही होगी डायरेक्शन, यानी कि जो इसके बीच का सेपरेशन है R21 जो है और R12 जो है, सेपरेशन तो सेम है, बस इसकी डायरेक्शन चेंज है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या करता है, डायरेक्शन को शो करता है। तो R12 इज इक्वल्स टू माइनस R21 लिख सकते हैं ना, यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं तो R12, यानी कि ये अगर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में -5 मीटर है, यानी सॉरी 5 मीटर है, तो इधर से क्या हो जाएगा, ये -5 मीटर हो जाएगा, केवल डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, जिसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट कर देते हैं। तो R12 इज इक्वल्स टू माइनस R21 होगा। अब देयरफॉर अगर हम F21 का जो है फॉर्मूला R12 की जगह माइनस R21 लिख दें, तो F21 क्या है हमारा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और ये है क्या, R12 कैप। अब इस R12 कैप की जगह माइनस R21 कैप लिख दे तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² R21 कैप हो जाएगा, और माइनस हम यहाँ पे आगे लगा देते हैं। अब ये फॉर्मूला है किसका, देखिए F12 का है, तो हम क्या लिख सकते हैं, F21, सॉरी यहाँ पे वेक्टर लगाते हैं, F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस
F12 वेक्टर। तो इस तरह से हमने देखा कि जो फोर्स है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, बट क्या है, ये एक दूसरे के इक्वल तो होने के साथ साथ आपके डायरेक्शन चेंज है, ठीक है, इक्वल बट अपोजिट है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्सेस होते हैं, कूलाम फोर्स जो होता है वो एक्शन रिएक्शन के यानी कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है और एक्शन रिएक्शन को शो करता है। क्योंकि एक्शन रिएक्शन में भी हमने यही कहा था कि F21 जो होता है वो -F21 के बराबर होता है। हाँ, एक चीज़ और थी आपकी, कूलम्स लॉ पे चलते हैं हम। कूलम्स लॉ में एक चीज़ मिस हो गई थी, हम लास्ट में हमारा कूलम लॉ जो है उसमें हमें एक लाइन और बतानी होती है कि एंड द इंटरेक्शन टेक प्लेस अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। यानी कूलम्स लॉ में अगर सिर्फ आप इतना लिख देते हो कि Q1 Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, तब भी वो अधूरा होगा। उसके साथ मुझे एक और लाइन इंक्लूड करनी होती है कि द इंटरेक्शन टेक प्लेस, जो इनके बीच में इंटरेक्शन होगा वो कब होगा, ये हवा में नहीं होगा। यानी इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना है तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कहीं से जाके इंटरेक्शन हो जाए या यहाँ से यहाँ इंटरेक्शन हो जाए। ये इंटरेक्शन कहाँ होगा, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली यानी इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी लाइन पर ही ये जो होगा इंटरेक्शन होगा। तो इंटरेक्शन टेक प्लेस along द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस, वो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसी के बीच में इंटरेक्शन होगा, ऊपर नीचे अगल बगल कहीं से नहीं होगा। तब जाके हमारी ये कूलम्स लॉ की जो डेफिनेशन है वो पूरी तरह से कंप्लीट होगी। तो इस तरह से हमने आज देखा कि कूलम्स लॉ किसे कहते हैं, यानी कूलम्स लॉ है क्या अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, और साथ ही साथ हमने देखा कि कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए, परमिटिविटी क्या होती है, पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी पर बेस्ड आपके आगे की थ्योरीज एंड प्रूफ्स हैं। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। यानी अब पोजीशन वेक्टर के टर्म में देख लेते हैं कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है। तो कूलम्स लॉ का इन पोजीशन वेक्टर के लिए हम सबसे पहले क्या कर लें, हम एक 2 पॉइंट चार्जेस ले लें, और वो भी हम एक्सिस पे ले रहे हैं। तो पहले हम एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। यहाँ पर हम 2 पॉइंट चार्जेस ले लेते हैं, Q1 एंड Q2। एक पॉइंट चार्ज हमने ले लिया ये Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज हमने ले लिया Q2। अभी तो पॉइंट चार्जेस है, ये मान लिया हमने O, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज को हमने लिया A पॉइंट पर, इस पॉइंट चार्ज को हमने लिया B पॉइंट पर। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने माना है कि इनके बीच में जो मीडियम है वो कैसा है, वैक्यूम है। इनके बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम है। और इन दोनों चार्जेस को हम किसके रेफरेंस में बात करते हैं, इन दोनों चार्जेस को हम O के रेफरेंस में बात करते हैं। तो O के रेफरेंस में बात करते हैं, यानी O से इनको मिला देते हैं, ठीक है। O से इसको मिला देते हैं OA और ये OB हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या कर देते हैं, A और B को भी आपस में मिला देते हैं, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस इंटरेक्शन इन्हीं के बीच में होगा। अब ये O से A जो है हम इसको मान लेते हैं R1, और ये जो O से B है उसको मान लेते हैं डिस्टेंस को R2, ठीक है। ये हो गया आपका R1 और R2, ठीक है, R1 वेक्टर R2 वेक्टर, ठीक है। अब हमें क्या है पता कि A to B, अगर हम Q1 से Q2 की बात करें, Q1 से Q2 की बात करें, ये जा रहा है हमारा, ठीक है। तो Q1 से Q2 की बात करें तो ये हमारा क्या होगा, डायरेक्शन R12 कैप, यानी कि अगर हम इसकी कैप की बात करें तो ये R12 कैप हो जाएगा, ये R1 कैप R2 कैप, तो R12 कैप हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्शन की बात करो, वेक्टर फॉर्म ले लो, ठीक, R12 कैप हो जाएगा, या इसको भी हम लोग ले लेते हैं डायरेक्शन के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में। तो ये हो गया R12 कैप, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हमें कूलम्स लॉ लिखना है इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी कि हमें जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लिखना है उसमें पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखना है। तो अब हमें क्योंकि पता है कि हमारे ये जो डिस्टेंस है AB वो कितनी है, AB इज इक्वल्स टू R12 है, वेक्टर R12 ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, क्योंकि हमने जो 11th क्लास में पढ़ा था, 2 तरह से पढ़ा था ना, जो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था हमने वेक्टर चैप्टर में, तो वही यहाँ पे लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्राइंगल लॉ में क्या कहता है कि जो ट्राइंगल्स हैं, वेक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन वाले प्लस हो जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन वाले माइनस हो जाते हैं, यानी R1 प्लस R12 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2, ठीक है। देखिए ये डायरेक्शन जा रहा है OA और प्लस AB,
ओ ए प्लस ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी के इक्वल, यानी कि ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा ओ बी। ठीक है, यही होता था ट्रायंगल लॉ। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका वेक्टर R2। ठीक है, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, R12 कैप इज इक्वल्स टू R2 कैप R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बताइए ये लिख सकते हैं कि नहीं, R12 को ये लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए ये है R1, ये है R12 और ये R2। तो हमने लिखा ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी, तो R1 प्लस R12 इज इक्वल्स टू R2। तो R12 को हमने R1 इधर ले गए, R2 माइनस R1 ये लिख सकते हैं। अब सिंस हमारा R12 अभी हमने देखा कि वो क्या होता है, माइनस R21 होता है। तो अगर हम R21 की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, R21 को माइनस ऑफ R2 माइनस R1। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि R12 जो होता है वो माइनस होता है, तो इसलिए R21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू उसमें माइनस लगा दें, यानी कि R21 कितना आएगा हमारा, R1 माइनस R2। ठीक है, इतना क्लियर, यानी R21 इतना और R12 इतना। ठीक है, अब देखिए हमारा जो कूलम्स लॉ होता है, हमें कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो पहले कूलम्स लॉ लिख लेते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ क्या था, F12, यानी 1 के ऊपर 2 की वजह से जो चार्ज लग रहा है, फोर्स लग रहा है, 1 पर 2 की तरह कारण जो फोर्स लग रहा है वो क्या है हमारा F12। ठीक है, तो ये जो F12 है उसका हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में, अब ये क्योंकि देखिए R12 है तो R12 का स्क्वायर इंटू में R12 कैप, यही होता है। अब R12 कैप जो होता है, अब हमें पता है कि सिंस जो यूनिट वेक्टर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो क्या होता है, वेक्टर R अपॉन में मॉड R, यही होता है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर R अपॉन में मॉड R। तो इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, R12 कैप इज इक्वल्स टू हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन में मॉड R12, यही हो जाएगा। अब क्योंकि R12 को हमने क्या लिखा है, R2 माइनस R1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 अपॉन में मॉड R2 माइनस R1 कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है, यानी हमने क्या किया, पहले हमने अपना लिखा कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर R12 कैप। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम केवल ये ले रहे हैं, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ रखा है, अभी हम केवल इसको ले रहे हैं कि R सिंस R कैप इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेक्टर R अपॉन में मॉड R। अब क्योंकि R कैप जो है यहाँ पर अगर हम R12 के कैप के केस में लें तो R12 कैप क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर अपॉन में R12 कैप मॉड में। अब R12 हमने लिया था R2 माइनस R1, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 और मॉड R12 के अंदर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 मॉड में। अब इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर 1/4πε0 Q1 अपॉन में Q1 इंटू Q2। अब ये जो R12 स्क्वायर है, तो R12 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1, तो हम लिखेंगे R2 माइनस R1, ये क्या है हमारा वेक्टर में R2 माइनस R1, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर, और इनटू में यहाँ R12 कैप की पूरी वैल्यू लिखते हैं, R2 माइनस R1 अपॉन में R2 माइनस R1 कैप मॉड में। ठीक है, अब इसको हम क्या, ये भी हमारा स्क्वायर है और ये है, तो इसको क्यूब में बना लें, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 क्यूब, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, ये हो गया आपका F12। ठीक, अब सिमिलरली हमें पता है कि F12 जो होता है F21 का जस्ट अपोजिट होता है, तो F21 क्या हो जाएगा, सिमिलरली
F21 की जब हम बात करेंगे तो 1/4πε0 तो ऐसे ही रहेगा। Q1 Q2 रहेगा। F21 की बात करें तो F21 में हमारा क्या होता है यहाँ पर, F21 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी ये हमारा R12 था ना, तो यहाँ पर हमारा होगा 21, क्योंकि 1 से 2 पर लग रहा है ना, 1 से 2 की ओर लग रहा है, तो जो 1 से 2 की ओर लगेगा अगर, तो इधर वाले फोर्स की बात करेंगे हम लोग F21 की, और ये जो F21 है वो यहाँ पे निकल रहा था, तो इस तरह से ये हो जाएगा F21। ओके, और हमारा ये अब हम F12 निकाल लेते हैं, तो F12 क्या हो जाएगा, Q1/Q2। अब क्योंकि F12 में यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर F12 है तो R21 लगेगा, यानी कि R21 का स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या होगा, R21 का कैप, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, R21 का कैप में हमने क्या लिखा, R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 R1 माइनस R2, यानी जस्ट अपोजिट, बस जो भी यहाँ पर लिखा है आपका R2 माइनस R1 है तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, इसका क्यूब और इनटू में R1 माइनस R2। ठीक है, एक निकाल लीजिए और दूसरा वाला जस्ट उसका अपोजिट लिख दीजिए। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा क्या था हमसे बोल रहा है कूलम्ब्स लॉ इन पोजीशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एक्सिस बना के इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखा। तो ए और बी दो पॉइंट्स लिए, जहाँ पर ए पर Q1 चार्ज था, बी पर Q2 चार्ज था, और उसके बाद इनके बीच की जो डिस्टेंस रखी वो क्या रखी है, R डिस्टेंस रखी है। अब क्योंकि Q1 से Q2 पर चार्ज लग रहा है तो वो R12 गैप लगेगा, R12 वेक्टर लगेगा, और Q2 से Q1 पर लगेगा तो R21 लगेगा। तो अभी हम सिर्फ R12 की बात करते हैं, फिर सिमिलरली करके दूसरा वाला कर लेंगे। तो Q2 पर Q1 की वजह से चार्ज लग रहा है, Q2 पर Q1 की वजह से, इसलिए F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो क्या हो जाएगा F21। F21 जब लग रहा है जब हमारा R12 डायरेक्शन है, तो इस तरह से हमने कहा कि AB क्या है R12, तो हमें क्योंकि ट्रायंगल लॉ से ये है R1 और ये हो गया R12, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, OA प्लस AB इज इक्वल्स टू OB। तो इस तरह से हमने ये रखा, फिर R12 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1। अब क्योंकि R12 जो होता है माइनस R21 के इक्वल होता है, इसलिए R21 इज इक्वल्स टू माइनस R2 माइनस R1, यानी इसका जस्ट अपोजिट। तो R12 R2 माइनस R1 होता है, तो R21 R1 माइनस R2। अब क्योंकि कूलम्ब्स लॉ हमारा यहाँ पे निकालना है F21 के लिए, तो F21 के लिए कूलम्ब्स लॉ क्या हो गया, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 R12 स्क्वायर R12 का कैप। अब सिंस यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो हमारे वेक्टर अपॉन में, ये देखिए याद करिए हम लोग ये करते थे ना, ये कोसाइन निकालते समय हम लोग ये काम करते थे, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए कैप अपॉन ए मॉड ए। तो इस तरह से आर यूनिट वेक्टर है तो आर कैप वेक्टर आर अपॉन ए मॉड आर हो जाएगा। अब R12 है तो R12 के लिए बस आर के नीचे 12 लिख दिया। अब R12 की वैल्यू की हमने यहाँ पे निकाली थी तो इसको पुट किया, और देन यहाँ पर ये उसको उठा के यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जब वैल्यूज पुट किया तो R12 की जगह हमने R2 माइनस R1 का स्क्वायर, और ये पूरे R12 कैप की जगह पर ये पुट कर दिया। अब ये ऐसे ही रहेगा, नीचे वाले क्यूब में हो जाएंगे, तो ये आ गए। सिमिलरली F12 निकालेंगे तो F12 कितना हो जाएगा, ये R2 माइनस R1 है तो बस ये R1 माइनस R2 हो जाएगा, R1 माइनस R2। और इस तरह से ये क्या है हमारा, ये कूलम्ब्स लॉ हमारा इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म में, इन द टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ओके, अब इसका जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या, लास्ट टॉपिक तो नहीं है, अभी तो हमारा चैप्टर स्टार्ट ही है, अभी तो हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। आज की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, तो कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन क्या है कि ये हमारा वैलिड होता है ओनली पॉइंट चार्जेस पर, ये केवल पॉइंट चार्जेस पर ही वैलिड है। अगर हमारा चार्जेस बड़े हो जाते हैं या चार्जेस उतने ही रहते हैं, डिस्टेंस जो है इनके बीच की वो कम हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा वैलिड नहीं होगा। वैलिड व्हेन बोथ चार्जेस एट रेस्ट और वन चार्ज इज एट एंड अदर इन मोशन। और ये तभी होगा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो चार्ज रेस्ट पे होने चाहिए, अगर दोनों चार्ज मोशन कर रहे होंगे तब ये कूलम्ब्स लॉ हमारा वैलिड नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों चार्ज रेस्ट पे हो या कम से कम एक चार्ज जरूर रेस्ट पर हो, दूसरा मोशन कर रहा हो बट एक चार्ज रेस्ट पे हो। तो इस तरह से ये हो गई लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके,
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, अब लॉन्ग तो होगा ही, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर है ये। अगर मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस करके बनाऊंगी तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, ये बहुत पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कम से कम एक दिन में 2 टॉपिक्स तो कंप्लीट हो जाए। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, कूलम्स लॉ पढ़ा। कूलम्स लॉ नॉर्मल फॉर्म में हमने देखा क्या होता है, देन हमने देखा कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, फिर हमने कहा कूलम लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। इस तरह से हमने आज कूलम्स लॉ को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक, गुड बाय। अपना ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि आपको साथ ही साथ आप अपनी नोट्स बनाते चलिए, नहीं तो मैं आपको PDF नोट्स तो प्रोवाइड करूँगी ही। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझसे पूछिए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, जिससे कि मुझे और हेल्प मिल सके फर्दर वीडियोस बनाने में। और आप मुझे बताइए कि आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो चीज़ क्लियर नहीं होती वो भी आप मुझे समझाइए, मुझे बताइए, तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड लक।